वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर है हम एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा 50 क्वेश्चंस का वीडियो है जिसमें हम अलग अलग टॉपिक के कंबाइंड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला सवाल है, विशेषण की परिभाषा के अनुसार विशेषण किन शब्दों की विशेषता बताते हैं। ऑप्शंस हैं केवल संज्ञा, केवल सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम दोनों, या क्रिया और विशेषण। तो विशेषण जो है वो विशेषता बताते हैं संज्ञा की भी और सर्वनाम की भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता मतलब गुण, दोष, संख्या या परिमाण बताते हैं उनको कहा जाता है विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उस शब्द को कहा जाता है प्रविशेषण। अगला सवाल है, विशेषण को पहचानने के लिए दिए गए 3 मुख्य सवालों में से कौन सा सही है। कैसा या कैसी, कितना या कितनी, कौन सा या कौन सी, या कितने। तो विशेषण को जो पहचानने के लिए सवाल किया जाता है वो सवाल होता है कितने। मतलब मुख्य 3 सवाल कैसा होता है, या तो गुण रहेगा, या परिमाण रहेगा, या संकेत रहेगा। तो कितने जो रहता है वो संख्या के अंतर्गत आता है, तो मुख्य 3 में से इसको अलग नहीं कर सकते। अगला सवाल है, गुणवाचक विशेषण में इनमें से क्या शामिल नहीं होता। नहीं होता पूछा है, तो गुणवाचक विशेषण में गुण या दोष तो हम बताते हैं, रंग या स्वरूप भी बताते हैं, और स्वभाव भी बताते हैं, पर संख्या जो है हम किस में बताते हैं, संख्यावाचक में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुणवाचक विशेषण में निश्चित संख्या का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण के बीच मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन से संख्यावाचक को गिना जा सकता है, परिमाणवाचक को मापा या तौला जा सकता है, परिमाणवाचक को गिना जा सकता है, संख्यावाचक को मापा जा सकता है। दोनों का उपयोग केवल संज्ञा के साथ होता है, या इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो संख्यावाचक जो हम इंग्लिश में काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ते हैं, काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको बोला जाता है संख्यावाचक, और परिमाणवाचक मतलब जो अनकाउंटेबल रहते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं उसका परिमाण मेजरमेंट निकालते हैं, वो होता है परिमाणवाचक। जैसे हम अंडे को गिन सकते हैं पर हम तेल को गिन सकते हैं क्या, नहीं। तेल की हम मात्रा निकाल सकते हैं, दूध की हम मात्रा निकाल सकते हैं, तो वो हो जाता है परिमाणवाचक। तो संख्यावाचक को गिना जाता है और परिमाणवाचक को मापा या तौला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, थोड़ा पानी में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, या सार्वनामिक है। तो थोड़ा पानी बोला जा रहा है तो पानी की विशेषता क्या है कि वो थोड़ा है। अब थोड़ा क्या बता रहे हैं, उसका हमको मात्रा बता रहे हैं। तो मात्रा क्या, पानी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक, भाववाचक, या परिमाणवाचक। तो सर्वनाम क्या रहता है, जो संज्ञा की जगह यूज़ करते हैं। जैसे लड़की है तो वो लड़की बोलेंगे, अगर सीता है तो क्या बोलेंगे, वो लड़की। लड़का है, राजू है तो वो लड़का। तो हम क्या बता रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब उसको संकेत कर रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी बोला जाता है। अगला सवाल है, वो लड़का खेल रहा है, इस वाक्य में वह क्या है। सर्वनाम है, संज्ञा है, सार्वनामिक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है। तो वो लड़का खेल रहा है, तो लड़का है संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है वह यहाँ पे सर्वनाम नहीं है। अगर सर्वनाम रहता तो सब्जेक्ट वो हो जाता, तो सब्जेक्ट होता वह, पर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लड़का। ठीक है, इसीलिए वह जो है वो लड़के की विशेषता है। और कौन सी विशेषता है, सार्वनामिक विशेषता है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो वो सर्वनाम नहीं रहता और क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण। अगला सवाल है, अगर वस्तु को गिना नहीं जा सकता तो वो किस विशेषण के अंतर्गत आएगा। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, या सार्वनामिक। तो हमने बताया था जो काउंटेबल है वो आपका संख्यावाचक हो जाएगा, जो अनकाउंटेबल है उस संख्या नहीं आएगी, उसका परिमाण आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिमाणवाचक। अगला है, राम तेज लड़का है, इसमें तेज किसका बोध कराता है, संख्या का, परिमाण का, गुण या स्वभाव का, या संकेत का। तो राम तेज लड़का है आप बोल रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि वो
बुद्धि इसकी तेज़ है, वो थोड़ा बुद्धिमान है, इसीलिए उसको तेज़ लड़का बोल रहे, तो वो हम उसका गुण या स्वभाव बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुण या स्वभाव। अगला सवाल है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है क्या कहलाता है? वागदत्ता, वागदान, वागदत्त या वरमाला। तो वो कन्या जिसके साथ विवाह का वचन देते हैं वो कहलाती है वागदत्ता। वाक मतलब वाणी और दत्ता मतलब दी गई, जिसको वचन दिया जा चुका है कि इससे शादी होगी। और वागदान का मतलब होता है विवाह का वचन देने की रस्म को बोलते हैं वागदान। अगला सवाल है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनिश्चित वृत्ति, आकाश वृत्ति, काम चलाऊ या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो वो कहलाती है आकाश वृत्ति, जिसकी आय का कोई निश्चित साधन ना हो और वो ईश्वर की कृपा मतलब आकाश पर निर्भर है, इसलिए उसको बोला जाता है आकाश वृत्ति। अगला सवाल है, मरणासन अवस्था वाला के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? मुर्मुर्षु, मरणासन, मृतक या मरणोपरांत। तो जो मरणासन अवस्था में है उसके लिए जो शब्द आएगा वो होगा मुमुर्षु, जो मरने की इच्छा रखने वाला है या मरने वाली अवस्था में है उसको कहा जाता है मुमुर्षु। और मरणोपरांत का मतलब होता है मृत्यु के बाद। अगला सवाल है, तैरने या पार होने का इच्छुक क्या कहलाता है? तितिर्षु, तैरने वाला, पारगामी या इच्छुक। तो तैरने का इच्छुक कहलाता है तितिर्षु, मरने का इच्छुक कहलाता है मुमुर्षु, और एक आता है मुमुक्षु। मुमुक्षु बोला जाता है कि जिसको मोक्ष पाने की इच्छा हो। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा हाँ, तैरने की इच्छा को कहा जाता है तितिर्षा और इच्छा रखने वाले व्यक्ति कहलाते हैं तितिर्षु। अगला सवाल है, चना का तत्सम रूप क्या होगा? चणक, चना, चनक या चनका। तो चना का जो तत्सम रूप है वो है चणक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चबूतरा का तत्सम क्या होगा? चबूतरा, चतवर, चरवतर या चतवाल। तो चबूतरा का तत्सम होता है चतवर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतवर का मतलब होता है चौराहा या ऊंचा स्थान, जिसको चबूतरा बोला जाता है। अगला सवाल है, कौन सा तद्भव शब्द है? पूंजी, नयन, मूर्ख या शकुन। तो इसमें से जो तद्भव है वो है हो जाएगा आपका पूंजी। पूंजी का जो तत्सम होता है वो होता है पुंज या पूंजी, जिसमें न्या बना रहता है। नयन, मूर्ख और शकुन तीनों संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। अगला सवाल है, बेत का तत्सम रूप क्या होगा? बेत्र, वेत्र, बेंत या वेत। तो बेत का जो तत्सम रूप है वो है वेत्र। वेत्र से बना है बेत, और तत्सम शब्दों में हमेशा व का यूज़ होता है और तद्भव में होता है ब का। ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि सब में होता है, पर ज़्यादातर केसेस में होता है। अगला सवाल देखते हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युद्ध प्रिय, योद्धा, युद्धवीर या युयुत्सु। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है युयुत्सु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और युद्ध की जो इच्छा है वो कहलाती है युयुत्सा। अगला सवाल है, दिए गए शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंजर, पंचाली, पंडित या पंजीरी। तो जो तद्भव शब्द है वो हो जाएगा आपका पंजीरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तीनों जो है बाकी वो तत्सम है। अगला सवाल है, कौन सा तद्भव शब्द है? अटल, अतीत, आतुर या इनमें से कोई नहीं। तो जो तद्भव शब्द है वो है अटल। अटल जो है वो अधन टल से मिलके बना है और ये तद्भव की श्रेणी में आता है। अतीत और आतुर जो है वो तत्सम है। अगला सवाल है, उत्तरदायी शब्द में दायी का मतलब क्या है? दिशा, देने वाला, देवता या स्थान। तो उत्तरदायी में जो दायी है इसका मतलब है देने वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दायी का मतलब होता है देने वाला या करने वाला, तो उत्तरदायी का मतलब है उत्तर देने वाला या जिम्मेदारी उठाने वाला। अगला सवाल है, किंकर का पर्यायवाची क्या है? निर्धन, नौकर, बलवान या वीर। तो किंकर जो है वो बोला जाता है नौकर को। ये आपका कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है किंकर और ऑप्शन में कंकर दे देता है, तो हमको लगता है कि शायद वो पर्यायवाची होगा, पर ऐसा नहीं है। किंकर जो है वो नौकर का पर्यायवाची है। किंकर, दास, भृत्य और चाकर ये सब नौकर के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 11, 4, 13 या 33। तो 33 हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है, 11 स्वर है और इन स्वर में 4 जो है ये मूल स्वर है। ये मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, और इसके बाद जो बाकी 7 है वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं।
बाकी 7 आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। अगला सवाल है आध्यात्मिक का विलोम क्या है? धार्मिक, भौतिक, वैचारिक या मानसिक? तो आध्यात्मिक का विलोम होता है भौतिक। आध्यात्मिक का मतलब है आत्मा से संबंधित और भौतिक का मतलब है संसार या शरीर से संबंधित। अगला सवाल है उन्मूलन का सही विलोम क्या है? रोपण, अवमूल्यन, विश्लेषण या संश्लेषण? तो उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से समाप्त कर देना। तो जब आप किसी चीज़ को जड़ से समाप्त कर रहे हो तो उसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज़ को जड़ से लगाना। तो जड़ से लगाना क्या कहलाता है? रोपण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है गीता हाथ से मारती है, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपादान, करण, कर्म या संप्रदान। तो यहाँ पे देखिए गीता कैसे मारती है? हाथ से मारती है। तो हाथ यहाँ पे क्या हो जा रहा है? साधन है। तो जहाँ पे साधन होता है वहाँ कौन सा कारक होता है? वहाँ होता है करण कारक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चा का बहुवचन, सही बहुवचन क्या है? बच्चे, बच्चे, बच्चों या बच्चाओं? तो बच्चाओं तो गलत है। बच्चा का जो सही वचन होता है वो होता है बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं गीता ने सहेलियों को बुलाया, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो गीता ने सहेलियों को बुलाया, इसमें जो वाक्य है वो वाच्य है वो है कर्तृवाच्य। क्रिया देखिए क्या दिया है? बुलाया। कर्ता किसके अनुसार है? गीता के अनुसार क्रिया है, इसलिए कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है जो कर्तृवाच्य को बताता है। अगला सवाल देखते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? शशिधर, मृगांक, विदुह या कलाधर? तो शशिधर, शशिधर का मतलब होता है शशि को धारण करने वाला। शशि जो है वो चंद्रमा को बोला जाता है और धर जो है चंद्रमा को जिसने अपने मस्तक पर धारण किया है मतलब शिव जी। तो ये एक योगऋण शब्द और बहुब्रीहि समास है और ये जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी 3 जो है मृगांक, विदुह और कलाधर ये तीनों पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची क्या नहीं है? शशिधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वल्प में कौन सी संधि है? तो स्वल्प का आपने ऑप्शन दिया है गुण, यण, वृद्धि या अयादि। तो आपने ये देखना है स्वल्प कैसे लिखेंगे? सु, धन, अल्प, ये बनता है स्वल्प। उ और आ मिलके क्या बना रहे हैं? व बना रहे हैं। तो जहाँ पे आधा रहता है और उसके बाद या व रहता है वो कौन सी संधि होती है? वो होती है यण संधि। इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इधर उधर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या रीतिवाचक। तो इधर उधर, इधर उधर आप क्या चीज़ के बारे में बोलते हो? आप स्थान के बारे में बोलते हो। तो इधर उधर जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक तो है नहीं, इधर उधर के समय के लिए होता है, परिमाण मापने के लिए होता है, रीतिवाचक भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानवाचक। अगला सवाल है रामकृष्ण में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो द्विगु समास कहाँ होता है? जहाँ संख्या होती है। यहाँ संख्या है क्या? नहीं। कर्मधारय कहाँ होता है? जहाँ किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, विशेषण होता है क्या? नहीं। अब तत्पुरुष और द्वंद्व में से देखिए तो तत्पुरुष क्या बोलता है? जिसमें विभक्ति का लोप होता है। तो रामकृष्ण में राम और कृष्ण है तो विभक्ति का लोप है क्या? नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को हम ज़्यादातर समझते हैं कि इसमें विलोम शब्द होता है, पर द्वंद्व समास का जो परिभाषा है वो ये बोलता है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ राम और कृष्ण दोनों पद प्रधान है, इसीलिए ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बदबू में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उपसर्ग क्या लगा है? बद, ब, बू या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग बोला किसको जाता है? वो शब्द जो शब्दों के पहले लगते हैं उनको बोला जाता है उपसर्ग। तो आप यहाँ पे देखिए बद और बू दो में से मिलके बना है आपका बदबू। तो बद हो जाएगा उपसर्ग और बू हो जाएगा इसका मूल शब्द। बद जो है एक फारसी उपसर्ग है जिसका मतलब होता है बुरा। अगला सवाल है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो रचना के आधार पर जो आपके वाक्य होते हैं वो होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और उसका एक ही उद्देश्य होता है। जैसे राम स्कूल जाता है तो सब्जेक्ट एक है और एक प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका राम और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? स्कूल जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है संयुक्त वाक्य, जिसको कंपाउंड सेंटेंस बोला जाता है इंग्लिश में। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें दो वाक्य रहते हैं और ये दो वाक्य जो रहते हैं बीच में एक कंजंक्शन से, समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े रहते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु या से। ठीक है, जैसे वो सुबह उठा और शाम को लौट, सुबह गया और शाम को लौट आया। वो सुबह उठा और नाश्ता किया, वो वहाँ गया किंतु वापस नहीं आया। तो दो पूरा वाक्य है और वो बीच में एक समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों जो रहते हैं अलग अलग अपने आप में सेंटेंस होते हैं। इसके बाद तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य किसको बोला जाता है? जिसमें एक आपका प्रधान वाक्य होता है और एक दूसरा वाक्य जो रहता है उस पर आश्रित होता है। जैसे वो खाना खाया या उसने कहा कि वो खाना खाएगा। तो उसने कहा एक वाक्य है और वो खाना खाएगा एक वाक्य है, लेकिन उसने कहा और वह खाना खाएगा वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। तो जो भी वाक्य रहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट दूसरे से बिल्कुल अलग होता है और दोनों को अलग अलग आप बोलो तो दोनों अपना अपना मतलब बताएंगे, तो ये हो जाता है आपका संयुक्त वाक्य। और वो वाक्य जिसमें आपका जब दो वाक्य जुड़ते हैं और दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक के बिना दूसरे का मतलब नहीं निकलेगा, तो वो हो जाता है मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य जो रहता है वो और, किंतु, परंतु या फिर या से जुड़ते हैं और मिश्रित वाक्य जो है कि, जो, क्योंकि, जैसा तैसा इससे जुड़ते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। दूसरे विकल्प क्या दिए हुए? 8 प्रकार। तो 8 प्रकार जो रहते हैं वो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। ये रचना के आधार 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, वाक्य में कुल कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो वाक्य में मुख्यतः 2 अंग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को बोला जाता है उद्देश्य और प्रेडिकेट को बोला जाता है विधेय। जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उसके बारे में कुछ कहा जाता है वो होता है सब्जेक्ट, और जो कहा जाता है उस सब्जेक्ट के बारे में वो होता है प्रेडिकेट। जैसे सीता ने आम काटा, ठीक है, तो सीता के बारे में बोल रहे हैं तो सीता हो जाएगा उसका सब्जेक्ट और ने आम काटा हो जाएगा उसका विधेय या प्रेडिकेट। अगला सवाल है, कौन सा शब्द संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है? जो, किंतु, की या क्योंकि। तो जो संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए उपयोग होता है वो है किंतु। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किंतु, परंतु, और, लेकिन, अथवा ये योजक चिन्ह रहेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य। और जो, की, और, क्योंकि इसका यूज मिश्र वाक्य में किया जाता है। अगला सवाल है, मिश्र वाक्य की पहचान के लिए किस शब्द समूह का प्रयोग होता है? और, इसलिए, कि, क्योंकि, जो, लेकिन, परंतु, किंतु, मगर। तो मिश्र वाक्य की पहचान के लिए यूज होता है कि, क्योंकि और जो का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही फसल अच्छी हो गई। ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे वर्षा हुई वैसे फसल अच्छी हुई। तो फसल अच्छी क्यों हुई? जब वर्षा अच्छी हुई। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, तो जब इस तरह का होता है ना तो वो होता है मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें एक वाक्य जो है वो दूसरे पर आश्रित है। अगला सवाल है, राहुल धीरे धीरे लिखता है। ये वाक्य किस श्रेणी में आता है? सरल, संयुक्त, मिश्र या निषेधवाचक? तो निषेधवाचक क्या होता है? जिसमें नहीं आता है। तो यहाँ नहीं तो है नहीं, तो निषेधवाचक भी नहीं होगा। मिश्र और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिसमें 2 वाक्य होते हैं, ठीक है, और वो जुड़े रहते हैं किसी योजक चिन्हों से या किसी समुच्चय बोधक वाक्य से, शब्द से। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है, इसीलिए राहुल धीरे धीरे लिखता है ये एक सिंपल सा सरल वाक्य है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे फल नहीं मिलता। ये उदाहरण किस वाक्य का है? तो मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे फल नहीं मिलता, ये उदाहरण आपका किस वाक्य का हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा है? किंतु। मजदूर मेहनत करता है एक वाक्य है, उसे फल नहीं मिलता एक वाक्य है।
ये दोनों जुड़े किससे हैं? किंतु से। किंतु किस में होता है? संयुक्त वाक्य में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे अगर मजदूर मेहनत करेगा लेकिन उसको फल नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है, तो ये उस पर आश्रित नहीं है, ठीक है, कि फल उसको मेहनत करने से ही मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए ये आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है। आपस में जुड़े हैं पर दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है। अगला सवाल देखते हैं। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनमें से इसमें कौन सा वाक्य है? तो तुलसीदास ने कहा है, क्या कहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो तुलसीदास ने कहा है और ये विनाश काले विपरीत बुद्धि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पे विनाश काले विपरीत बुद्धि लिख दोगे तो ये किससे जुड़ा है? तुलसीदास ने कहा है से जुड़ा है, ठीक है। कौन बोला है इसको पता होना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें एक वाक्य जो है वो दूसरे से जुड़ा हुआ है, उस पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण के अनुसार वाक्य के कुल कितने तत्व बताए गए हैं? 2, 4, 6 या 8? तो व्याकरण के अनुसार वाक्य के जो कुल तत्व बताए गए हैं वो है आपके 6। ये 6 कौन कौन से हैं? सार्थकता, मतलब आपका वाक्य का कोई मीनिंग निकलना चाहिए, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। अगला सवाल है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 7 या 8? तो हमने पढ़ा था रचना के आधार पर 3 है और अर्थ के आधार पर 8 है। 8 में कौन कौन से हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अगला सवाल है, जिस क्रिया में कर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब कर्म का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है तो उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपके अकर्मक क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? क्रिया का प्रभाव जो रहता है वो कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक में क्या होता है? क्रिया का प्रभाव जो रहता है वो कर्म पर पड़ता है। द्विकर्मक में 2 कर्म होते हैं और प्रेरणार्थक में जो रहता है वो कर्ता खुद काम नहीं करवाता, वो किसी और को काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगला सवाल है, नदी बह रही है, इस वाक्य में बहना कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, नाम धातु या संयुक्त? तो आपको अगर आपने इंग्लिश में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पढ़ा होगा तो ट्रांजिटिव मतलब होता है सकर्मक और इनट्रांजिटिव मतलब होता है अकर्मक। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या करते हैं? हम क्वेश्चन पूछते हैं किससे? क्रिया से, कि वो क्रिया जो है वो क्या कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नदी बह रही है, तो नदी क्या बह रही है? अगर आपको क्या का आंसर मिलता है तो आपका वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और अगर क्या का आंसर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक हो जाएगी। आपको क्या किससे नहीं पूछना है? क्या आपको सब्जेक्ट से नहीं पूछना है, क्या आपको किससे पूछना है? क्रिया से। तो यहाँ पे क्या बह रही है आप नहीं पूछोगे, नदी बह रही है हमको पता है, वो संज्ञा साइड करो। आपको क्या करना है? नदी बह रही है तो क्या बह रही है? सीधी बह रही है, उल्टी बह रही है, किधर बह रही है, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्थान नहीं, हमको क्या का आंसर मिलना चाहिए। जैसे सीता लिखती है तो क्या लिखती है? सीता पत्र लिखती है। तो जब सीता पत्र लिखती है तो वो सकर्मक हो जाएगा और सीता लिखती है तो वो अकर्मक हो जाएगा। तो आपको लिखती है में क्या का आंसर मिल रहा है ना, क्या लिखती है? तो पत्र लिखती है तो वो सकर्मक है, और सीता लिखती है में क्या लिखती है? पता नहीं, तो वो अकर्मक है। वैसे ही नदी बह रही है तो क्या बह रही है? पता नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज़ देखो, बहना, हंसना, रोना, जागना, इन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है तो उसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं, और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अगला सवाल है, राम ने श्याम को पुस्तक दी, ठीक है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? एक कर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या पूर्वकालिक? तो राम ने श्याम को पुस्तक दी, इसमें आपका क्या है? 2 कर्म है, एक मुख्य कर्म है और एक श्याम है गौड़ कर्म, ठीक है। पुस्तक है मुख्य कर्म और श्याम है गौड़ कर्म। जहाँ 2 कर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? द्विकर्मक क्रिया। अगला सवाल है, कौन सा शब्द नाम धातु क्रिया का उदाहरण है? क्या
लिखवाना है, बतियाना है, नहाकर है या पढ़ लिया है। तो इसमें से जो शब्द नाम धातु क्रिया का उदाहरण है वो है बतियाना। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं उनको बोला जाता है नाम धातु। तो बात आपकी संज्ञा है और बात से बना है बतियाना, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, नाम धातु। जैसे आपका हाथ है तो हथियाना बना। लिखवाना जो है वो प्रेरणार्थक है और नहाकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। अगला सवाल है, मालिक ने नौकर से घर साफ करवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, संयुक्त, प्रेरणार्थक, सहायक या सामान्य। तो आप देखिए, मालिक ने नौकर से घर साफ करवाया, तो एक इंसान दूसरे इंसान से काम करवाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया की मुख्य पहचान क्या है, क्रिया के अंत में व होना, वाक्य में दो कर्म का होना, मुख्य क्रिया से पहले कर लगा होना या कर्ता का खुद काम करना। तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब है एक काम खत्म हुआ और दूसरा काम शुरू हुआ, उसको बोला जाता है पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, कर जब लगता है ना, जैसे वो नहा कर सो गया, ये वो खाकर खेलने गया, तो कर लग जाता है तो वो पूर्वकालिक क्रिया की पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है क्रिया से पहले कर लगा होना, मुख्य क्रिया से पहले। अगला सवाल है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस वाक्य को अकर्मक क्यों माना गया है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, आकाश एक स्थान है, कर्म नहीं है, क्योंकि पक्षी निर्जीव है, या ए और बी दोनों। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अगर आपको पूछेगा ये सकर्मक है या अकर्मक है, तो उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, आपको क्या का आंसर नहीं मिल रहा, मतलब ये अकर्मक है। अब इसमें अकर्मक क्यों माना गया है ये तो हम पहचानने के लिए अपनी ट्रिक बताते हैं ना, पर अकर्मक माना है ए और बी दोनों की वजह से। उड़ना जो है वो एक अकर्मक क्रिया है और आकाश में अधिकरण कारक है, स्थान है, कर्म नहीं है, इसीलिए आपको ए और बी दोनों आंसर इसका सही है। अगला सवाल है, वो खाना खा लिया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो वह खाना खा लिया इस वाक्य में आपकी संयुक्त क्रिया है। दो क्रियाएं हैं, खा लिया, खाना लेना, इस मिलकर एक ही कार्य को क्रिया पूर्ण कर रही है। जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो उसको बोला जाता है संयुक्त क्रिया। अगला सवाल है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, वाक्य, धातु, कर्ता या कर्म। तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है आपका धातु। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, जैसे पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है और ना प्रत्यय है। अगला सवाल है, कौन सी क्रिया सहायक क्रिया है, लिखना, पढ़ना, दौड़ाना या है था थे। तो है था थे जो है वो सहायक क्रिया है और लिखना, पढ़ना और दौड़ाना मुख्य क्रिया है। अगला सवाल, अच्छा ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट यू कैन हिट द लाइक बटन। इफ़ यू वांट टू support me you can subscribe the channel and share this video with your friends also. Thank you. Have a nice day.